A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12 economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously studying the chapter that is government budget and the economy. So in today's class also as in the last classes we have already discussed about the meaning of the budgets, features of the budget, objectives of a budget, structure and the component of the budget. So it is divided into two, that is budget receipt and the budget expenditure. So budget in the budget receipts it is further divided into two, that is capital receipt and the revenue receipt. Next we have started the budget expenditure. So budget expenditure is further divided into three, that is revenue and the capital expenditure. Next one is development and the non-developmental expenditure, and the last one is that is plan and non-plan expenditure. So in today's class we are going to start with the new topic or new concept of this chapter, and as well as it is the last topic of this chapter, that is budget deficit and its type. Okay, so we will discuss what is budget deficit and what are the different types of the budget deficit. So let's get started. That is budget deficit. Budget deficit. So simply budgetary deficit is defined as the excess of total estimated expenditure over total estimated revenue including borrowings. ठीक है, जब भी हम लोग बात करते हैं कि डेफिसिट कब हो रहा है, तो डेफिसिट उस केस में होता है जब कंट्री का बजटरी एक्सपेंडिचर विल बी मोर देन दी बजटरी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. अगर हम लोग अपने एक लोकल लेवल की बात करते हैं, अपने घर पे बात करते हैं, तो कब बोलेंगे कि हमारे यहाँ डेफिसिट है? क्योंकि अगर हमारे यहाँ इनकम 50,000 आ रही है तो और हम कंजप्शन कितने का कर दे रहे हैं? 80,000 का. मतलब हमारा एक्सपेंडिचर इज 80,000 और हम लोग की इनकम कितनी आ रही है? 50,000. तो ये क्या हो जाता है? दिस इज द बजटरी डेफिसिट कि 80,000 हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जा रहा है एज कम्पेरिजन टू द इनकम. वही सेम चीज़ जब हम लोग गवर्नमेंट के बजट में बात करते हैं तो गवर्नमेंट का क्या है, कंपोनेंट्स में बजट में अगर लेते हैं तो गवर्नमेंट के बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से गवर्नमेंट रेवेन्यू लेती है, और बहुत सारे प्लेस है जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपेंडिचर करती है. तो जब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बिकम्स मोर देन द रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द बजट डेफिसिट. ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है बजट डेफिसिट इज डिफाइंड एज द एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. हम लोग हमेशा एस्टिमेटेड की बात करते हैं, नॉट एक्चुअल. ये याद रखिएगा, हमेशा हम लोग एस्टिमेटेड की बात करते हैं कि इतना हम एस्टिमेट लेके चल रहे हैं. हम एक्चुअल की बात नहीं करते हैं कि इतना सही में है. हमेशा जब भी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बात करते हैं तो जब टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बिकम मोर देन द टोटल एस्टिमेटेड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड द बजटरी डेफिसिट. So when the government expenditure exceeds its revenue, it incurs the budgetary deficit. जब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, उसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट. तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है. सो बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस total receipt including borrowings. अब देखिए यहाँ पे एक टर्म यूज हो गया है, दैट इज इंक्लूडिंग बोरोइंग्स. कि बोरोइंग को क्या करा? इंक्लूड करा. बोरोइंग मतलब गवर्नमेंट क्या करती है? बोरो करती है, फंड मनी को बोरो करती है, तो उसको इंक्लूड कर रहा है. तो गवर्नमेंट का बोरोइंग करना क्या होता है? गवर्नमेंट का बोरोइंग इज जस्ट अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू होता है, उसको हम लोग बोरो करें. क्यों? क्योंकि जब भी बजटरी डेफिसिट निकाल रहे हैं तो हम लोग हमेशा करंट ईयर का निकालते हैं. मतलब 21-22 का हम लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट अपना डेफिसिट निकालेगी. बट जो बोरोइंग्स हम लोग लेते हैं वो हमेशा क्या होती है? लास्ट ईयर की होती है. अगर 2021 और 22 को डिस्कस कर रहे हैं कि इतना हम लोग ने किया, तो बोरोइंग हम लोग तुरंत तो नहीं लिए होंगे,
बोरोइंग हमारी पहले की होगी, इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि बोरोइंग्स को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बोरोइंग्स is related to the previous year, and when we talk about the budgetary deficit, so it will make in the current year. ये हमेशा क्या होता है, करंट ईयर में बनता है, और बोरोइंग्स हम लोग हमेशा क्या है, प्रीवियस ईयर की लेते हैं. और बट बोरोइंग्स क्या है, आपका रेवेन्यू ही होता है ना. हम लोगों ने पढ़ा था कि बोरोइंग भी क्या है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है. ठीक है, तो इसको इसीलिए बोला जा रहा है कि बजटरी डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग दी बोरोइंग्स, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बोरोइंग्स को इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका बजटरी डेफिसिट. इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड द टोटल रिसिप्ट्स इंक्लूडिंग द बोरोइंग. इट इज कॉल्ड द बजटरी डेफिसिट. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ द बजट डेफिसिट. कि बजट डेफिसिट तो समझ में आ गया कि जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर उसके रिसिप्ट से ज़्यादा हो जा रहा है, जिसमें हम लोग बोरोइंग्स को इंक्लूड कर रहे हैं, वही क्या हो जाता है, बजट डेफिसिट हो जाता है. बट जब हम लोग बात करते हैं कि किस किस टाइप्स के बजट डेफिसिट हमें दिखते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द बजट डेफिसिट. सो टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट. ठीक है, जिसमें फर्स्ट वन इज दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू deficit. Second one is that is fiscal deficit. And the third one is that is primary deficit. Primary deficit. Okay? So you can also write down in your copies. Copy में भी लिखते चलिए कि टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट्स क्या क्या है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द बजट डेफिसिट, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट. सो दिस इज योर 3 टाइप्स ऑफ द बजट डेफिसिट. बजट डेफिसिट के 3 टाइप्स हैं, दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड द प्राइमरी डेफिसिट. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज 3 वन बाय वन. हम इन तीनों को क्या है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सो फर्स्ट वन इज दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट. ये रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? ठीक है, इसमें कह रहा है दिस डेफिसिट अकर्स इन रेवेन्यू बजट ऑफ द गवर्नमेंट. ये जो डेफिसिट होता है वो गवर्नमेंट के क्या है, रेवेन्यू बजट में होता है. मतलब कि गवर्नमेंट का क्या है, रेवेन्यू का अलग बनता है और एक्सपेंडिचर का अलग. तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू बजट में आता है. तो रेवेन्यू डेफिसिट इज कंसर्न्ड विद द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. तो जब हम लोग बात करेंगे तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर over revenue receipt of the government. ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, आरडी. इन शॉर्ट हम लोग इसको रेवेन्यू डेफिसिट को शॉर्ट में लिखते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट आरडी. सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट. ये कब कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट उस केस में किया जाता है जब गवर्नमेंट को देखना है कि उसके रेवेन्यू में कितना ज़्यादा डेफिसिट आ रहा है. मतलब कि रेवेन्यू में इसका कितना ज़्यादा डेफिसिट आ रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करते हैं. रेवेन्यू डेफिसिट मतलब देखिए, आपको याद होगा कि एक रेवेन्यू रिसिप्ट था जो हम लोगों ने लिया था कि जिसमें क्या क्या आते, टैक्स रिसिप्ट एंड द नॉन टैक्स रिसिप्ट. फिर अभी हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पढ़ा था जो असेट एंड लायबिलिटी स्टेटस को अफेक्ट नहीं करता है. वो स्कॉलरशिप हो गया स्टूडेंट्स को, ये सारा. तो गवर्नमेंट को जब अपने रेवेन्यू डेफिसिट में देखना है कि रेवेन्यू डेफिसिट में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड बाई इट इज़ दी एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब एक्सेस हो जा रहा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट. So RD in short we can write down revenue deficit as RD, which is equal to the revenue expenditure minus revenue receipt.
थोड़ी सी सिंपल चीज़ें हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान देना है। अभी ये हो गया आपका। फिर अब इसका आता है कि इम्प्लीकेशंस ऑफ द रेवेन्यू डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, मतलब इकॉनमी पे, गवर्नमेंट के बजट पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा। तो इम्प्लीकेशन कह रहा है दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट्स द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द इकॉनमी। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है कि ये गवर्नमेंट की इनएबिलिटी है टू मीट द एक्सपेंडिचर, कि वो अपने सारे एक्सपेंडिचर को मीट कर सके ऑन रूटीन फंक्शनिंग, जो भी इकॉनमी में रूटीन में हो रहा है वो अपने सारे एक्सपेंडिचर को मीट कर सके, क्योंकि एक्सपेंडिचर उसका ज़्यादा हो गया और उतना उसकी रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रही है। सो इट एम्प्लाइज डिस सेविंग ऑन द गवर्नमेंट अकाउंट। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का डिस सेविंग हो जाएगा। गवर्नमेंट सेव, जो पहले का सेविंग की है गवर्नमेंट, अब उसको क्या करेगी, वो विथड्रॉ कर देगी, क्योंकि इसके पास तो कुछ है नहीं। अब गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर तो करना ही है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ से करती है, जब उसके पास रेवेन्यू होता है। बट यहाँ पे रेवेन्यू कम हो गया है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो उसकी जो पुरानी इसकी सेविंग्स है उसको वो क्या करेगी, विथड्रॉ करेगी। ओके, तो बिकॉज गवर्नमेंट इज यूजिंग अप द सेविंग ऑफ द अदर सेक्टर्स, गवर्नमेंट अदर सेक्टर्स के सेविंग को यूज़ कर रही है ऑफ द इकॉनमी टू कवर द गैप बिटवीन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट, कि जो भी गैप हो रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और रेवेन्यू रिसिप्ट का, वो क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है। फिर कह रहा है कि इट इम्प्लाइज दैट द गवर्नमेंट हैज़ टू मेकअप दिस डेफिसिट बाय डिस्टर्बिंग इट्स कैपिटल बजट। अब गवर्नमेंट को अगर इस डेफिसिट को मेकअप करना है, मतलब कवर करना है, तो गवर्नमेंट को अपना जो उसका कैपिटल बजट है उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा थोड़ा। दैट इज इधर थ्रू बोरोइंग और सेल ऑफ इट्स असेट। अब गवर्नमेंट को रेवेन्यू को ज़रूरत है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो अपने असेट्स को सोल्ड आउट कर देगी, या तो गवर्नमेंट और ज़्यादा उसको बोरोइंग करेगी। ठीक है। सो इट मीन्स दैट रेवेन्यू डेफिसिट इधर लीड्स टू एन इंक्रीज इन लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग और रिड्यूसेस द असेट। अब इसका मतलब यही कि रेवेन्यू डेफिसिट अगर होता है तो क्या होगा, या तो गवर्नमेंट अपनी असेट्स की रिड्यूस करेगी, या तो उसको रेवेन्यू, अगर उसको चाहिए एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया है, उस केस में गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, या तो अपने जो भी उसके असेट्स हैं उनको रिड्यूस करेगी, सेल कर देगी, या तो गवर्नमेंट और ज़्यादा बोरोइंग करेगी, जैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट हो और वो मोर एक्सपेंडिचर करे। सो यूज़ ऑफ द कैपिटल रिसिप्ट मे लीड टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। अगर गवर्नमेंट कैपिटल रिसिट्स को, जो भी कैपिटल रिसिट्स हैं लाइक डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, बोरोइंग्स है, अगर गवर्नमेंट इनको प्रॉपरली इन सारे कैपिटल रिसिट को यूज़ नहीं करती है तो उससे क्या हो जाएगा, इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन आने का मतलब है कि देयर इज़ इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, प्राइस कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। सो हायर बोरोइंग वुड इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन। अब गवर्नमेंट अगर हम लोग के पास क्या है, हमारे पास अभी सब्सिस्टेंस के लिए कुछ मनी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, बोरो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5000 बोरो किया, अब नेक्स्ट मंथ में भी वी आर नॉट कैपेबल टू अर्न और डू और इन्वेस्ट समवेयर, सो व्हाट विल डू, वी टेक बोरोइंग्स और फ्रॉम अगेन एंड अगेन। तो इससे क्या होगा, हम लोग क्या होते जाएंगे, ओवर बर्डेंड हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो कहीं ना कहीं इसको क्या करना है, पे करना ही करना है। ठीक है। सो हायर बोरोइंग्स वुड इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन, वो गवर्नमेंट का फ्यूचर बर्डन को इंक्रीज करेगा टू रीपे द लोन अमाउंट, जो भी लोन का अमाउंट है, एंड उसको इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। अब बोरोइंग्स अगर हम लोग करते हैं, जैसे आप लोकल लेवल पे देख लीजिए, अगर कोई भी लोन लेता है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको कहीं ना कहीं उसको बोरो अगर करा है तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर ज़्यादा बोरोइंग होती जाएगी तो इंटरेस्ट पेमेंट भी इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है। सो इसी का रेवेन्यू डेफिसिट अगर इकॉनमी में होता है तो यही इसकी सिचुएशन हो जाती है। नेक्स्ट वन इज दैट इज मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। तो कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है। इसमें कह रहा है कि रेमेडियल मेजर्स टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिसिट आर, फर्स्ट वन इज, जिसको सबसे पहले हम लोग किसके साथ डील करेंगे, पहला पब्लिक एक्सपेंडिचर के साथ, बी हम लोग करेंगे रेवेन्यू के साथ,
तो इस केस में गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट क्या करेगी, अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन दी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। जो भी गवर्नमेंट का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर उस एक्सपेंडिचर की, तो उसको क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। ठीक है, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर नहीं ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली जो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू में डिफरेंस आ गया वो कवर हो जाएगा। और बाई कर्टेलिंग नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो भी नॉन प्लान, जो भी एक्सपेंडिचर प्लान्ड नहीं है उस पर भी गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर नहीं करेगी, उसको भी कहीं ना कहीं स्टॉप कर देगी। ठीक है, तो इसको भी क्या करेगी, कर्टेल कर देगी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को। नेक्स्ट आता है इन द केस ऑफ रेवेन्यू, सो इट इंक्रीज इन द एग्जिस्टिंग टैक्स रेट और इम्पोज न्यू टैक्स। अब गवर्नमेंट का आप लोग देख रहे हो कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, तो गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू चाहिए तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या है, वो जो भी इंक्रीज कर देगी टैक्स रेट और इम्पोज न्यू टैक्सेस। जो भी ऑलरेडी टैक्स चल रहा है उस टैक्स रेट को क्या कर देगी गवर्नमेंट, इम्पोज कर देगी, टैक्स रेट को इंक्रीज कर देगी और नए टैक्स को इम्पोज कर देगी। ठीक है, और फिर क्या है रेवेन्यू के कंटेक्स्ट में, दैट इज इंक्रीज इन द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। जो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था ग्रांट, फीस, फाइन्स, एस्टीट, उनको भी क्या कर देगी गवर्नमेंट, इंक्रीज कर देगी। फिर कह रहा है कि एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब गवर्नमेंट ये सारे भी एफर्ट करेगी कि जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के थ्रू भी वो क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सके। लास्ट वन इज टैक्स इवेजन शुड बी कंट्रोल। जो टैक्स का इवेजन हो रहा है, टैक्स की जो चोरी हो रही है, वो भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल। ये सारे मेजर्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने रेवेन्यू को बढ़ा लेगी और एक साइड अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी। तो ये जो डेफिसिट हो गया था एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का, बीच में गैप हो गया था, वो क्या हो जाएगा, फिल कर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट आता है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कह रहा है, फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। ये क्या होता है फिस्कल डेफिसिट, एफ डी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जिसमें से हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं बोरोइंग्स को। अब इसमें बात है कि बोरोइंग्स को एक्सक्लूड क्यों करते हैं, आई विल एक्सप्लेन। तो टोटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट का क्या क्या आ जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट में क्या आ जाता है, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अब इसमें एक टर्म यूज हो रहा है एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दी, हम लोग इसका कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी फिस्कल ईयर का, अकाउंटिंग ईयर का कर रहे हैं, इस साल का कर रहे हैं। तो इस साल में हम लोग बोरोइंग्स क्यों इंक्लूड करेंगे, इसलिए नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि बोरोइंग्स तो प्रीवियस ईयर की है और कैलकुलेट हम लोग इस ईयर में कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। इसलिए कर देते हैं बिकॉज फिस्कल ईयर, अकाउंटिंग ईयर जिसको बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर मतलब जो जिस ईयर का हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिसिट कैलकुलेट कर रहे हैं, उस डेफिसिट में अगर हम लोग बोरोइंग्स को इंक्लूड कर देंगे तो बोरोइंग्स तो हमारी प्रीवियस ईयर की है, तब हमारा फिर अगेन ये जो डेफिसिट है वो क्या डिसइक्विलिब्रियम शो करेगा, इक्विलिब्रियम ने शो नहीं करेगा। तो इस केस में क्या कर देते हैं, यहाँ पे बोरोइंग्स को हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। राइट, फिर से समझ लीजिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इट इज़ दी एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग दी बोरोइंग्स। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या लेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर में हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लेंगे, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ना। अब ये मत सोचिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, हम लोग ने पढ़ लिया है। और फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लेंगे, जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट
yes, or the sorry, it will be the total capital, yes, it will be capital ना. तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट जो भी होता है, इन दोनों को सम करके जो हमारा आता है वो होता है टोटल रिसिप्ट, और उसमें से हम लोग बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देंगे, जिसके थ्रू हम लोग फिस्कल डेफिसिट निकाल लेंगे. बात आती है कि बोरोइंग्स को एक्सक्लूड क्यों करें. बोरोइंग्स को एक्सक्लूड हम लोग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम लोग जो भी डेफिसिट कैलकुलेट कर रहे हैं वो करंट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं ना, करंट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं. उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देंगे सो दैट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फिस्कल डेफिसिट. ठीक है, इसको देख लीजिए. एफ डी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग दी बोरोइंग्स. बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देंगे. सो एफ डी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर में क्या आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग दी बोरोइंग्स. अब नेक्स्ट जो आता है दैट इज इम्प्लीकेशंस, कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा. मतलब अगर इन द केस ऑफ फिस्कल डेफिसिट अकर्स इन द इकोनॉमी तो व्हाट विल हैपन ऑन दी इकोनॉमी. अगर इकोनॉमी में अगर हो रहा है, बजट में अगर डेफिसिट हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा. तो इम्प्लीकेशंस, ठीक है, कह रहा है फर्स्ट वन इज दैट इज डेट ट्रैप. डेट ट्रैप क्या होगा कि डेट मतलब आपको पता है बोरोइंग्स और लोन, और ट्रैप इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट दी वेब, जिसको हम लोग वेब और जाल बोलते हैं ना, उसमें कह रहा है कि फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. फिस्कल डेफिसिट क्या है कि टोटल बोरोइंग्स होती है रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. सो बोरोइंग्स क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ द रिपेमेंट ऑफ द लोन. अब बोरोइंग्स अगर कर रहे हैं हम लोग तो इसका क्या होगा, लोन हमें रिपे तो करना ही पड़ेगा. अगर हम लोग बोरो कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि हमें रिपे नहीं करना है. ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर दी रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट, और उस पर हम लोग को रेगुलरली इंटरेस्ट भी पेमेंट करना है. सो इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जैसे हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा तो इससे क्या होगा कि एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा विच लीड टू दी रेवेन्यू डेफिसिट. जिससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा इन द केस ऑफ एज कम्पेयर टू दी रेवेन्यू रिसिप्ट. तो इससे क्या हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाएगा. एंड द गवर्नमेंट रिजॉर्ट टू फर्दर बोरिंग्स टू रिपे द अर्लियर लोन. अब गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेरिजन टू इनकम रेवेन्यू. गवर्नमेंट फिर क्या करेगी, लोन लेगी. फिर गवर्नमेंट लोन लेगी तो फिर उसका रेवेन्यू होगा एंड देन रिपे द अर्लियर लोन्स. जो भी लोन्स लिया है उसको पे करेगा. एंड द कंट्री इज कॉट इन द डेट ट्रैप. कंट्री क्या है, उस डेट ट्रैप में आती चली जाएगी. ठीक है, फिर कह रहा है फॉरेन डिपेंडेंस. फॉरेन डिपेंडेंस कह रहा है गवर्नमेंट ऑल्सो बोरोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल इंडिया की है, तो इंडिया की भी गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग कंट्रीज से या अलग अलग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से वो बोरो करती है. जैसे आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, WTO के साथ उनका होता है, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया. तो यहाँ से गवर्नमेंट क्या करती है, ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, देयर आर सेवरल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है. सो विच इज़ एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक इंटरफेरेंस बाय द लेंडिंग कंट्रीज. जो भी कंट्री लेंड करती है, पैसे देती है, सो इट कॉजेज इकोनॉमिक स्लेवरी. अब ऐसे क्या है कि हम लोग क्या हो जाते हैं, इकोनॉमिक स्लेव होता है ना, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी, मतलब वो हो जाते हैं हम लोग की, इकोनॉमिक स्लेवरी हो जाती है इफ़ लेंडिंग कंट्री डिक्टेट इट्स टर्म ऑन दी बोरोइंग कंट्री. अब अगर हम लोग कंटिन्यूसली किसी भी कंट्री से लेते जाएंगे तो हम लोग तो उनके स्लेव बनते जाएंगे. तो उनका वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे वी हैव टू फॉलो. तो इससे क्या हो जाता है, फॉरेन डिपेंडेंसी हो जाती है. थर्ड वन इज दैट इज causes inflation. Causes inflation कह रहा है कि the government resort to borrowing from the Reserve Bank of India. गवर्नमेंट क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या करती है, बोरो करती है. आपको पता है दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, जिसको गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को कहती है कि न्यू करेंसीज को इशू करो. सो टू मीट इट्स फिस्कल डेफिसिट, जो भी इनका डेफिसिट हो रहा है, सो इट इज़ डन बाय द डेफिसिट फाइनेंसिंग. वो डेफिसिट फाइनेंसिंग से होती है. दिस इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ द मनी
जैसे ही इकॉनमी में डेफिसिट फाइनेंसिंग होगा तो इकॉनमी में सर्कुलेशन मनी का ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही सर्कुलेशन ऑफ द मनी इकॉनमी में ज़्यादा हो जाएगा तो इट लीड्स टू द इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी। लास्ट वन इज दैट इज फाइनेंशियल बर्डन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। फाइनेंशियल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है, फाइनेंशियल बर्डन हो जाएगा जो भी फ्यूचर जनरेशन आ रही है। क्योंकि गवर्नमेंट अगर कंटिन्यूसली एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट उस एक्सपेंडिचर को कहाँ से लेती है? सिंपली गवर्नमेंट रेवेन्यू से लेती है। अब गवर्नमेंट को अगर रेवेन्यू चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करेगी? और ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देगी, न्यू टैक्स को एक जो टैक्स रेट था उसको बढ़ा देगी, फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? न्यू टैक्स को इम्पोज कर देगी। तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि डिपेंडेंसी और किस पे प्रेशर हो रहा है? फ्यूचर जनरेशन पे होता चला जाएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है फ्यूचर जनरेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज दैट इज सोर्सेज ऑफ द फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। तो व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज जिसके थ्रू ये सारे फिस्कल डेफिसिट को किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है? तो सबसे पहला इसमें हो गया बोरोइंग्स। ठीक है, बोरोइंग हो गया, गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग करती है फंड को, या तो इंटरनली या तो फंड को लेगी, एज वेल एज या तो वो क्या कर सकती है? बेसिकली डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी, मतलब वो सेंट्रल बैंक को बोलेगी कि न्यू करेंसीज को क्या करते जाइए? इशू करिए। अब इसमें जो कह रहा है कि मेजर्स टू रिड्यूस दी फिस्कल डेफिसिट, अगर फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? वो अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी और जो भी डिफरेंट सोर्सेज हैं रेवेन्यू को इंक्रीज करने के उसको बढ़ा देगी। मतलब गवर्नमेंट जो भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, जो प्लान एक्सपेंडिचर है, जो प्लान नहीं है एक्सपेंडिचर, उस पर क्या करेगी गवर्नमेंट? उनको कम कर देगी। और जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जैसे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ पहले प्रोवाइड कर रही थी, फिर गवर्नमेंट उसको कम कर देगी, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेवेन्यू के थ्रू कैसे ये फिस्कल डेफिसिट सही होगा? तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी? जो भी टैक्स रेट है उसको क्या कर देगी? इंक्रीज़ कर देगी, या तो नए टैक्स को इम्पोज कर देगी। फिर गवर्नमेंट जो भी नॉन टैक्स रिसिप्ट हैं, मतलब कि फ़ीस, फाइन, पेनाल्टीज़, ये सब पे बहुत ज़्यादा इम्पोज कर देगी। फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? जो भी टैक्स इवेजन हो रहा है उसको कंट्रोल करेगी, तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स आएगा। गवर्नमेंट के पास टैक्स ज़्यादा आने का मतलब है कि उसकी रेवेन्यू जनरेट होगी, और बहुत सारे एफर्ट्स ऐसे भी किए जाएंगे जिससे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनसे से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न हो सके। सो द नेक्स्ट वन इज दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। ओके, प्राइमरी डेफिसिट. So primary deficit refers to the difference between the fiscal deficit of the current year and the interest payment on the previous borrowing. ठीक है, तो अगर हम लोग प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट होता है कि जो भी फिस्कल डेफिसिट है करंट ईयर का और जो भी इंटरेस्ट हम लोग प्रीवियस बोरोइंग्स पे कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज फिस्कल डेफिसिट ऑफ current year minus interest payment on the previous borrowings. ठीक है, प्रीवियस बोरोइंग्स में जो भी है हमारा उस पर जो भी लगा है, तो फिस्कल डेफिसिट जो करंट ईयर का है, मतलब इस ईयर कितना ज़्यादा आपका फिस्कल डेफिसिट हुआ और जो भी इंटरेस्ट पेमेंट हम लोगों ने लास्ट ईयर जो भी बोरोइंग्स किया था उस पर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट को पेमेंट किया है, उसके थ्रू हम लोग निकालते हैं प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया? फिस्कल डेफिसिट, इन शॉर्ट हम लोग लिखते हैं फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड दी प्राइमरी डेफिसिट. नेक्स्ट कह रहा है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द बोरोइंग्स ऑन अकाउंट ऑफ द करेंट एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द रेवेन्यू वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है, अगर हम लोग को अमाउंट ऑफ बोरोइंग्स कैलकुलेट करना है ऑन अकाउंट ऑफ करेंट एक्सपेंडिचर, जो करेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड हो जा रहा है का रेवेन्यू से, तो उसके लिए हम लोग को प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है,
सो इसके मेजर्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं? तो प्राइमरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज द फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरिंग्स, जो भी हम लोगों ने प्रीवियसली बोरिंग्स को लिया है. देयरफॉर इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ द बोरिंग्स रिक्वायर्ड टू मीट एक्सपेंडिचर अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है. अब बात आती है कि मेजर्स टू रिड्यूस द प्राइमरी डेफिसिट, कि हम लोग ये प्राइमरी डेफिसिट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं. सो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. प्राइमरी डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है? बोरोइंग रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की टू मीट द डेफिसिट, जो डेफिसिट को मीट करना है अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट. सो देयरफॉर एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट. तो ऐसे एफर्ट्स को करना है जिससे क्या हो कि फिजिकल डेफिसिट को हम रिड्यूस कर सकें. सो टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी रिड्यूस थ्रू द रीपेमेंट ऑफ द लोन एज अर्ली एज पॉसिबल. तो अगर हम लोग को फिजिकल डेफिसिट कम करना है तो इंटरेस्ट हमें ऑन टाइम अगर पे कर देंगे, जब हम लोग इंटरेस्ट पे कर देंगे ऑन टाइम, तो ये जो इंटरेस्ट हम लोग का कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता जा रहा है, अगर वो एज अर्ली एज पॉसिबल जितना कर देंगे हमारा इंटरेस्ट उतना कम हो जाएगा. सो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर 10. So in the next class when we will meet, we will discuss about the chapter 11, that is foreign exchange. Thank you.